तो ये 3 टेबल्स पहले मैंने क्रिएट करे। अच्छा, इन 3 टेबल्स को क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे कि अब हमने कोडिंग करनी कैसे। लेकिन कोडिंग करने से पहले आपको क्या चीज में ध्यान रखनी है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस कितने होंगे यूजर के लिए। मतलब अब जैसे मान लो मैं जो बना रहा हूं, मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन्यू बन रहा है। उस मेन्यू में पहला ऑप्शन मैं दूंगा ऐड रिकॉर्ड, यानी कि आइटम्स को ऐड करने का ऑप्शन दूंगा, आइटम को सर्च करने का ऑप्शन दूंगा, आइटम की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का भी ऑप्शन दूंगा, और मान लो कोई पर्टिकुलर आइटम के साथ हम डील नहीं करते तो उस आइटम को डिलीट करने का ऑप्शन भी दूंगा, मैं बिल बनाने का ऑप्शन भी दूंगा। और कल को सपोज मान लो कोई बिल की डिटेल मुझे सर्च करनी है तो बिल को सर्च करने का ऑप्शन भी मैं दूंगा। और प्लस सेल्स ग्राफ से मतलब क्या है कि देखो जी, अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि जो भी सपोज मान लो उसकी हर मंथ की जो सेल है, कल को मुझे उसे ग्राफिकली शो करना है, या सपोज हर साल की जो सेल है उसको उसने ग्राफिकली शो करना है, तो वो सारे ऑप्शंस भी हमने यहां पे डालने की कोशिश करी है। सो ये मेरे पास 7 ऑप्शंस है जिनको मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डालूंगा। सो इनको देखकर तुम भी ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए कोडिंग को समझते हैं कि कोडिंग कैसे कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले ऊपर ऐड ऑन कर लेनी है। और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, देखो पहले इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, एक तो ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना, ये हमने जब इंटरफेस पाइथन विद MySQL करा था तो उसमें इस MySQL कनेक्टर को कैसे इंस्टॉल करना वो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया है SQL Alchemy, इसके लिए तो आपको कमांड चलानी है pip install SQL Alchemy। अच्छा, अब SQL Alchemy के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मुझे क्रिएट इंजन नाम का जो ऑप्शन है, फंक्शन है, मुझे सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने लिख दिया फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट क्रिएट इंजन, सीधी सी बात। अच्छा, उसके बाद ये इंपोर्ट pandas एज pd ले लिया और matplotlib डॉट पिपलॉट एज p। ठीक है, ये matplotlib इसलिए लिया क्योंकि याद है मैंने 7th ऑप्शन डाला उसमें सेल्स रिपोर्ट बनाने का, तो भैया वो ग्राफ राफ बनाने के लिए तो मुझे ये मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करना है, तो मैंने उसको ले लिया। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में पहले ये सब इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, देखो यह इंजन इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ क्रिएट अंडरस्कोर इंजन। ठीक है, और फिर देखो यहां पे ये पूरी लाइन आ रही है। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यहां पे कि भैया कुछ लाइंस हमें लिखनी होती है, जैसे वहां पे लिखा हुआ था कनेक्टर, रूट, ये। अब खैर फिलहाल आप ये सिंपल समझ लो आपने लिखना क्या है, भैया इंजन इज इक्वल टू, ये क्रिएट इंजन वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो क्रिएट अंडरस्कोर इंजन। अब इसके अंदर पहले डबल कोट्स के अंदर पहले क्या लिखोगे, MySQL प्लस MySQL कनेक्टर कोलन डबल स्लैश। फिर देखो यहां पे SQL का हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट कोलन। अब जैसे मान लो मेरे सिस्टम में पासवर्ड मैंने डाला हुआ शैडले, तो मैंने पासवर्ड लिख दिया, यानी कि ये हो गया आपका यूजर नेम और ये हो गया आपका पासवर्ड। ठीक है, सो ये यूजर नेम होता है, और जनरली जैसे SQL हम लोग डालते हैं तो उसमें यूजर नेम हमारा रूट ही रहता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो यूजर नेम है मेरा रूट, वो मैंने यहां पे लिख दिया है, और उसके बाद ये शैडले जो था ये पासवर्ड था। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने यहां पे डाल दिया शैडले। अच्छा, उसके बाद आपने @ लोकल होस्ट ही लिखना है। लोकल होस्ट क्यों, क्योंकि लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जब आपका डेटाबेस उसी सिस्टम के अंदर मौजूद हो जिसमें आप कोडिंग कर रहे हैं, जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट। लेकिन अगर सपोज मान लो आपका पाइथन का प्रोग्राम किसी और सिस्टम में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो MySQL का डेटाबेस है वो किसी और सिस्टम में पड़ा हुआ है, तब हमें यहां पे लोकल होस्ट नहीं लिखना, तब हमें जिस सिस्टम के अंदर वो पड़ा होगा उसका आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट फिलहाल अभी उस लेवल पे नहीं देखना आपने, आपको सिंपल है यहां लोकल होस्ट लिखोगे क्योंकि आपका डेटाबेस उसी सिस्टम के अंदर मौजूद है जिसके अंदर आप पाइथन का सॉफ्टवेयर बना रहे हो। बाकी 3306 इसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, सो जो बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए, जो MySQL के साथ कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है, और वो पोर्ट नंबर क्या है, 3306। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पाइथन के साथ, ये MySQL के साथ कनेक्टिविटी के लिए ये वाला पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है। और ये शॉपिंग क्या है, ये शॉपिंग मेरे डेटाबेस का नाम है। ठीक है, आपको पता है ना कि पहले MySQL में काम करने से पहले आपको पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब आप डेटाबेस बना लोगे तभी उसके बाद आप काम कर सकते हो। ठीक है ना,
सो ये शॉपिंग यहां पे क्या है, हमारा डेटाबेस है। ठीक है जी, तो सिंपल हो गया कि आप कैसे लिखोगे, इंजन इज इक्वल टू क्रिएट इंजन, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, फिर ब्रैकेट में कोट्स में आप लिखोगे माइस्क्वेल प्लस माइस्क्वेल कनेक्टर, ये तो एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं करना है इसमें, कोलन डबल स्लैश, यहां रूट रहने दो, कोई नहीं। बस यहां पे आपके अगर सिस्टम में माइस्क्वेल का अगर कोई दूसरा पासवर्ड डाला हो तो आप वो डालो, जैसे मेरे सिस्टम में शैडले था तो मैंने शैडले डाल लिया। फिर @ localhost 3306 इज द पोर्ट नंबर, और फिर उसके बाद ये जो डेटाबेस है उसका नाम लिख देंगे, और इको इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना अभी यहां पे, सिंपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो इको इज इक्वल टू फॉल्स में लिखा है ये बाद में बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल अभी आपने ये लाइन जो है वो एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां पे एक वेरिएबल बनाओगे, जैसे मैंने बना दिया कनेक्शन का वेरिएबल डीबी कनेक्ट नाम से, और ये इंजन है तो ये इंजन डॉट कनेक्ट, तो इससे क्या होगा, आपका माइस्क्वेल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, और उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए ये वाली स्ट्रिंग यूज होगी आपकी। ठीक है, सो इंजन नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर मैंने क्रिएट इंजन करके पूरी कनेक्शन की स्ट्रिंग दे दी, और जब मैंने इंजन डॉट कनेक्ट करा तो वो कनेक्ट हो गया हमारे डेटाबेस के साथ। ठीक है, सो आपके प्रोजेक्ट में पहले स्टार्टिंग में तो यही लाइन आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने अलग अलग ऑप्शन दिए थे ना, जैसे ऐड रिकॉर्ड, ये करना है वो करना है, तो अब उसको कैसे कैसे करना है हम वो देख रहे हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं यहां पे फर्स्ट ऑप्शन, कि जब मुझे रिकॉर्ड ऐड करने हैं डेटाबेस के अंदर तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब सपोज मान लो यहां पे हमारे पास एक टेबल की बात कर रहे हैं, एक टेबल है मेरे पास जिसका नाम क्या है, आइटम। ठीक है, माइस्क्वेल के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को मैंने नाम दिया हुआ है आइटम नाम से। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इस टेबल के अंदर सपोज फील्ड्स हैं, जैसे मान लो आई कोड हो गया, एक ये फील्ड है। ठीक है, और सपोज देयर इज वन मोर फील्ड जो हमने वहां पे बनाई है, जैसे सपोज मैं आइटम के नेम की एक फील्ड है। ठीक है, नेम भी है वहां पे, और उसके अलावा हमने उसके अंदर एक प्राइस नाम की फील्ड डाली है। ठीक है, और एक और सपोज मान लो दिस इज द स्टॉक नाम से फील्ड। सो मेरे पास मान लो माइस्क्वेल के अंदर जो टेबल है उसका नाम है आइटम, और मुझे क्या करना है, इस आइटम वाले टेबल के अंदर डेटा डलवाना है। ठीक है, अच्छा मान लो ये आइटम नाम का टेबल अभी खाली है, एक भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं डला हुआ, तो चलो जी पहले जैसे ऑप्शन इज इक्वल टू वाई कर लिया हमने, एक जैसे ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर वाई डलवा दिया, और फिर यहां वाइल लूप लगाता हूं कि वाइल जब तक ऑप्शन की वैल्यू वाई के बराबर है। ठीक है, ये इंडेंटेशन का देख लेना थोड़ा सा, ये ऑप्शन इज इक्वल टू वाई इसी वाइल के ऊपर ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर खिसक गया ये। अच्छा अब देखो सबसे पहले लाइन क्या लिखी है मैंने, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल, और फिर मैंने कमांड लिख दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, और फिर देखो डीबी कनेक्ट का नाम लिखा है। डीबी कनेक्ट कौन है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, डीबी कनेक्ट के अंदर जैसे सपोज वो जिसमें से हम लोग अपना जो भी मैंने लिखा था डीबी कनेक्ट इज इक्वल टू इंजन डॉट कनेक्ट। ठीक है, तो ये डीबी कनेक्ट ये वो वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करूंगा, इस कमांड को रन कर दिया मैंने, अब आप देख रहे हो इसका रिजल्ट किसमें जा रहा है, डीएफ। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि भैया आपके माइस्क्वेल का डेटा कहां जा रहा है। ठीक है, ये टेबल हमारा किसके अंदर बना था, ये टेबल हमारा बना हुआ था माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है जी, और अब देखो इस माइस्क्वेल का डेटा कहां जा रहा है, जो पांडास के अंदर मैं एक जो पाइथन पांडास है मेरा, उस पांडास के अंदर मैं एक डेटा फ्रेम में उस डेटा को डलवा रहा हूं। तो बेसिकली ये वाली लाइन जो है रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल वाली, ये लाइन क्या करती है कि ये लाइन जो कमांड है, इस कमांड के अकॉर्डिंगली ये एसक्यूएल को कमांड ये वाली इशू कर देगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, और एसक्यूएल इस कमांड के रिस्पॉन्स में जितने भी रिकॉर्ड्स भेजेगा वो इस डीएफ नाम वो डेटा फ्रेम में डलवा देगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी मान लो मेरा टेबल तो पूरा खाली है, तो जो मेरा डीएफ नाम का डेटा फ्रेम होगा वो भी खाली होगा, क्योंकि भैया टेबल के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डीएफ नाम के डेटा फ्रेम में रिकॉर्ड कहां से आएंगे। तो ये बिल्कुल अभी फिलहाल एम्प्टी आया, ये भी खाली था, तो कुछ ये कमांड एग्जीक्यूट हुई लेकिन कोई भी रिकॉर्ड डीएफ के अंदर नहीं आया। अच्छा अब यहां पे चेक किया कि इफ डीएफ डॉट साइज इक्वल टू 0 है, ऑब्वियसली यार साइज 0 है। बेसिकली साइज नाम की जो प्रॉपर्टी है वो ये चेक करने के लिए यूज होती है कि डीएफ के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है। तो फिलहाल ऑब्वियसली डीएफ डॉट साइज देखोगे तो ऑब्वियसली वो 0 ही होगा,
क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्ड तो है ही नहीं डला हुआ। अब ये वाला कंसेप्ट मैंने क्यों लिखा है df.size 0, ये सब क्यों? अब देखो ध्यान से, मैं चाहता हूं कि जब कभी हम किसी आइटम की एंट्री ऐड करें तो उसका बिल, जो उसका आइटम कोड नंबर है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट हो। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने ये कंसेप्ट लगाया है। अब इस कंसेप्ट को जरा समझा देता हूं कि ये कंसेप्ट क्या है। तो देखो पहले लिखा है df.size = 0, ऑब्वियसली अभी 0 ही है। तो यहां पे हमने क्या करा, एक IC नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको 101 डलवा दिया। सो फिलहाल मैंने क्या करा भैया, एक IC नाम का वेरिएबल लिया और उसको 101 डलवा दिया। ठीक है, अभी कुछ डेटा फ्रेम में कुछ नहीं करा, सिर्फ एक अलग से वेरिएबल ले लिया, उसको 101 डलवा दिया। ठीक है, एल्स पार्ट में तो जाऊंगा नहीं, सीधा यहां पे आ गया। यहां पे आके मैसेज यूजर को दिखाएगा जी आइटम कोड ये है आपका 101। फिर वो आपसे आइटम का नाम मांग रहा है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो INM नाम का वेरिएबल जो है मैं आइटम के नेम को स्टोर करने के लिए कर रहा हूं। तो सपोज मान लो अगले ने आइटम का नाम दे दिया मान लो मैगी। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द आइटम। अच्छा, फिर उसके बाद पूछ रहा है, नेम हो गया आइटम का, फिर वो आपसे मांग रहा है एंटर प्राइस, कि भाई प्राइस डालो उस आइटम का। तो PR नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर आपने उस आइटम का प्राइस डाल दिया। सपोज आइटम का प्राइस आपने डाल दिया 8 रुपीज। ठीक है, आफ्टर दैट वो पूछ रहा है इनपुट एंटर द स्टॉक, कि स्टॉक की वैल्यू डालो कि भैया कितना आपके पास सामान पड़ा हुआ है इसका। तो मैंने ST = सपोज मान लो मेरे पास इसके 40 पैकेट पड़े होते, तो मैंने 40 एंटर करवा दिया। देयर आर 40 पैकेट्स विद मी नाउ। अब इतनी डेटा हो गया। अब देखो ये लाइन जो लिखी है df.loc और लेंथ ऑफ df, और फिर उसके अंदर ये लिखा मैंने यहां पे। अब देखो ये हो गया df.loc। ठीक है, अच्छा अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखो अब अगर लेंथ ऑफ df बोलूंगा तो लेंथ ऑफ df क्या है भाई, df के अंदर अभी कितने रिकॉर्ड्स हैं भैया, 0 रिकॉर्ड है। लेंथ ऑफ df अगर करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो यहां पे आ गया 0 कि भैया अभी तो इसके अंदर 0 नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, तो 0 आ गया। और इज इक्वल टू क्या बना यहां पे, ये ऐसे IC की वैल्यू है हमारे पास 101, कॉमा उसके बाद INM की वैल्यू है हमारे पास क्या है, मैगी। ठीक है जी, तो ये मैगी हो गया यहां पे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, कॉमा उसका प्राइस जो है वो 8 रुपीज और स्टॉक जो है वो 40। ठीक है, तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ध्यान से देखो ये वाली लाइन क्या होती है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये LOC वाला जो ऑप्शन होता है, इसका इस्तेमाल मैं डेटा फ्रेम में से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का डेटा फेच करने के लिए भी कर सकता हूं, और एज वेल एज मैं टेबल के अंदर डेटा फ्रेम में डेटा इंसर्ट करने के लिए भी कर सकता हूं। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में एक लोकेशन नंबर 0 में ये डेटा ऐड हो जाएगा। तो अब इस डेटा फ्रेम तो खाली था, तो अब क्या हुआ, अब इस डेटा फ्रेम में एक लोकेशन नंबर बनी 0, और उस लोकेशन नंबर में डेटा क्या, इंडेक्स नंबर आ गया 0, और उस इंडेक्स नंबर में डेटा ये 101। ठीक है, देन उसके बाद ये मैगी। ठीक है जी, ये मैगी डाल दिया हमने सपोज जो भी है, और फिर सपोज उसका 8 रुपए और ये 40, ये इंफॉर्मेशन इस डेटा फ्रेम में ऐड हो गई जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, तो उसने डेटा फ्रेम को फिल कर दिया। अब उसके बाद देखो जब डेटा फ्रेम में डेटा आ गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डेटा वापस इस MySQL के अंदर डलवाना। तो देखो यहां पे MySQL से डेटा पढ़ने के लिए था हमारे पास फंक्शन read_SQL। अब देखो अब लिखा हुआ df.to_SQL। तो भैया इसका मतलब अब इस डेटा फ्रेम का डेटा किसमें डलवाना है, SQL के अंदर डलवाना है। अब किसमें डलवाना है डेटा फ्रेम का डेटा, भाई टेबल का नाम है आइटम, और कौन सा कनेक्शन यूज करना है, इंजन नाम से जो कनेक्शन हमने बनाया था उसको यूज करना है, जो लिखा था ना इंजन = DB connect = इंजन डॉट वाला। तो ये कॉन = इंजन, और इफ एग्जिस्ट रिप्लेस, इसका मतलब क्या है इफ एग्जिस्ट रिप्लेस, कि भाई अगर मान लो आइटम नाम से कुछ ऑलरेडी पहले टेबल पड़ा हुआ है, तो उसके उस टेबल के अंदर का जो डेटा है वो सारा हट जाए और उसकी जगह इस डेटा फ्रेम का डेटा जाना चाहिए। ठीक है, और इंडेक्स = फॉल्स, मतलब आपने सिर्फ ये डेटा डालना है, ये इंडेक्स नंबर जो है ना, ये 0 नाम से जो इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर नहीं जाना चाहिए इस टेबल के अंदर। सो दैट्स में हमने कर दिया इंडेक्स = फॉल्स। ठीक है, तो
अब ये क्या करेगा कि भैया ये डेटा उठा के किस में डाल देगा, अब ये इस आपके वापस इसमें डाल देगा। तो यहां पे आ गया जी 101, ठीक है। मैं आइटम के नेम में मैगी में सिर्फ एम लिख दे रहा हूं, बस मैगी आ गया, और प्राइस 8 रुपए, और स्टॉक हमारे पास 40 रुपए, सॉरी 40 का स्टॉक है, ठीक है। अब सपोज मान लो उसके बाद पूछा गया कि भैया और रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो मान लो आपने यस बोला। सो आपने जब यस बोला तो ऑप्शन के अंदर वैल्यू आई वाई, तो ऊपर गया, ऊपर जाके चेक किया इसने क्या ऑप्शन इज इक्वल टू वाई है, हाँ है, फिर अंदर आया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से अब क्या होगा। तो 1 मिनट जो कुछ एंट्रीज में पड़ी हुई, जरा उनमें से मैं कुछ एंट्री को हटा देता हूं जरा सा भी ना। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से, अब क्या होगा। अब माइस्क्यूएल के अंदर तो एक डेटा पड़ा ही हुआ हमारा आराम से। अच्छा अब देखें, अब देखेंगे जरा ध्यान से कि क्या हो रहा है हमारे पास। सपोज अब फिर यहां पे उसने बोला ओके, अच्छा फिर वो अंदर आया। अब फिर ये लाइन चली pd.read_SQL select star from item। तो अब आइटम टेबल का जितना भी डेटा है अब वो वापस इस डेटा फ्रेम में आएगा, ठीक है। सो नाउ अब ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसके अंदर अब इस बार एक 0 एंट्री भी डलेगी, और जो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़े थे, अभी फिलहाल 1 पड़ा हुआ है तो वो एक ही रिकॉर्ड यहां पे आ जाएगा, जैसे 101 और मैगी, और 8 रुपए, मतलब 8 रुपए उसका प्राइस, और 40 द स्टॉक। तो वो डेटा फ्रेम के अंदर एसक्यूएल का सारा डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा फिर उसने चेक किया कि डीएफ का साइज 0 है, अब वो दोबारा चेक करेगा, तो लेकिन इस बार 0 नहीं है डीएफ का साइज, तो ऑब्वियसली एल्स में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो एल्स में क्या क्या हो रहा है। यहां पे हमने लिखा है रेक्ट इज इक्वल टू डीएफ डॉट एलओसी लेंथ ऑफ डीएफ -1, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे हमने लिखा रेक इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ डीएफ डॉट एलओसी, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी हुई है हमारे पास दैट इज लेंथ ऑफ डीएफ। अच्छा अब इस डेटा फ्रेम की लेंथ कितनी है यार, अब इसके अंदर एक रिकॉर्ड है ना, तो अब इसकी लेंथ हो गई 1, और यहां पे हमने -1 भी लिखा हुआ यार, ये -1 हो गया, ठीक है। सो अब हमारे पास ये बना रेक इज इक्वल टू, ठीक है, ये लाइन बन गई हमारे पास दैट इज डीएफ डॉट एलओसी। अब 1 - 1 क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। तो अब ये रैक के अंदर क्या होगा, जो 0th नंबर का रिकॉर्ड है तुम्हारा वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो अब रैक के अंदर 0th नंबर का रिकॉर्ड आया, इसका मतलब यार ये 101 का पूरा पूरा डेटा आ गया। तो भैया रैक के अंदर ये आ गया 101, ठीक है, और ये मैगी और 8 और 40 ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई इस रैक के अंदर। अच्छा अब देखो जब ये इंफॉर्मेशन रैक के अंदर आ गई, इस लाइन से आ गई, उसके बाद मैंने यहां पे आईसी नाम के वेरिएबल में रेक 0 का डेटा डलवाया। सो आईसी नाम का जो वेरिएबल है इसमें रेक 0 का डेटा, भाई ये रैक में 0 पोजीशन पे 101 है, 1 पे मैगी लिखा हुआ है, 2 पे ये है, और 3 पे ये 40 है। तो भैया 0 पोजीशन का डेटा 101 वो इसमें आईसी के अंदर आ गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, आईसी इज इक्वल टू आईसी प्लस 1, तो ये ऑब्वियसली आईसी प्लस 1 से क्या हुआ, ये 101 की बजाय 102 हो गया। सो अब यानी कि नेक्स्ट आइटम की इंफॉर्मेशन के लिए अपने आप रेडी हो गया। तो देखो बेसिकली पर्पस क्या करा है यहां पे कि जब जिस समय टेबल खाली है तो डेटा फ्रेम भी खाली होगा, तो अपनी तरफ से आइटम कोड मैंने 101 से इनिशियलाइज कर दिया। और अगर सपोज जब टेबल के अंदर रिकॉर्ड होंगे तो मैं क्या करूंगा कि जब मैं माइस्क्यूएल से डेटा फ्रेम में डलवाऊंगा तो मैं सबसे नीचे नंबर वाला रिकॉर्ड उठा लूंगा, सबसे नीचे जो रिकॉर्ड होगा वो उठा लूंगा, क्योंकि भैया उसमें जो आइटम का कोड नंबर डाला हुआ है उसका अगला आइटम मैं डाल रहा हूं, तो मुझे आइटम कोड उसका नेक्स्ट वाला नंबर करना है। तो जैसे मैंने अभी यहां से उठाया तो भैया टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड की एंट्री थी, तो वही रिकॉर्ड आया, और जब ये लाइन लिखी तो मेरे पास उसी रिकॉर्ड की जो लास्ट रिकॉर्ड यही था, तो 101 आया। और देखो मैंने जब उसको आइटम कोड के अंदर डलवाया उसके बाद मैंने उसको +1 भी कर दिया, ठीक है। अब बाकी आइटम्स में डेटा डाल रहा हूं, सपोज मान लो आइटम का नेम हमारे पास है सूप है, और फॉर एग्जाम्पल कि भैया उसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, ठीक है, और मेरे पास 30 पैकेट्स पड़े हुए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी नाउ। अब उसके बाद फिर अगेन ये लाइन चलेगी डीएफ डॉट एलओसी और ब्रैकेट में LEN ऑफ डीएफ। नाउ अब एक चीज देखो, जब
ये वाली लाइन दोबारा चली, देखो ये इसी पे आते हैं हम लोग हैं। तो अब इस बार तुम बता सकते हो, देखो अब हमारे पास डीएफ, ये जो लाइन लिखी है डीएफ डॉट एलओसी वही चली, और अंदर जो लिखा लेंथ ऑफ डीएफ, अब लेंथ ऑफ डीएफ कितनी है भैया, अब डेटा फ्रेम के अंदर एक रिकॉर्ड है ना, तो अब लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ डीएफ हो जाएगी 1, और उस इज इक्वल टू ये सारी डिटेल डालो तो 102, ठीक है, कॉमा ये सपोज सूप, और 10 रुपए प्राइस हो गया, और 30 का स्टॉक हो गया मेरे पास। तो अब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन बन गई, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, इस डेटा फ्रेम के अंदर एक और एंट्री ऐड हो जाएगी जिसका इंडेक्स नंबर है 1, और ये 102, और ये सूप हो गया, और उसके बाद 10 रुपए प्राइस हो गया, और ये 30, ये सारा डेटा इस डेटा फ्रेम में ऐड हो गया। सो नाउ अब नई वैल्यूज डेटा फ्रेम में ऐड हो गई। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जब काम खत्म हो गया तो फिर ये df.to_sql क्या करेगा, अब इस डेटा फ्रेम का डेटा उठा के वापस इस टेबल में वापस डलवा देगा। तो अब ये सारा ओवरराइट हो जाएगा, तो यानी कि 101 एक तो ये रिकॉर्ड है ही, अब नया रिकॉर्ड भी इसके अंदर 102, और आइटम का नेम सूप, और ये 10 रुपए, और ये देखो 30, ये इस तरह से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारा ऐड का कोड है कि भाई कैसे हम आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आइटम को ऐड करने का ऑप्शन आपको बताया, इसको आप चला के देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से वर्क हो रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके और जो ऑप्शंस हैं फिर उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से उसमें काम करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।